मतलब एक राजस्थानी जब महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई में जाता है तो एक बार के लिए तो उसको झटका लगता है। अरिजीत सिंह मैं कहूँगा कि एक कंप्लीट पैकेज है, अगर वो ना हो तो पता नहीं संगीत का क्या हाल। योर कंटेंट इज़ योर किंग। और वो कंटेंट कैसे आएगा, जब अपनी स्किल्स को आप अपग्रेड करेंगे। लोगों की जो क्या है आजकल की एनर्जी ही ऐसी हो गई है ना, कि भाई एक जगह बेचारे पंडित जसराज जी गा रहे हैं मेरे गाए, और आजकल की जनरेशन को आप बोल दो सुनने के लिए, बोले भाई सुनाने आया या सुलाने आया, मुझे सीधा ये बोलेंगे। लेकिन अगर आप डन 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 ऐसे कोई हिप हॉप वाली चीज़ लगाओ, वो एंजॉय करेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ही वैसी है, वहीं पे चैनलाइज होगी। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं ट्रू टॉक्स विद आशीष। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो बहुत ही अजीज हैं मेरे तो, और जिस क्षेत्र से वो आते हैं दोनों ही क्षेत्र मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। मैं बात कर रहा हूं सीए रोहित कटारिया जी की। अब इनको मैं सीए बोलूं या सिंगर बोलूं, मुझे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे ये सीएस भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद इन्होंने संगीत जैसे समंदर के अंदर गोता लगाया। और एक बार मैंने इनसे पूछा था, मैं अपनी बातचीत को शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैंने एक बार इनसे पूछा कि सर आपने इतना गहन विषय विषय ही क्यों चुना, अगर आपको पढ़ना था तो संगीत पहले पढ़ लेते, पहले सीए की पढ़ाई क्यों करी। तो बोले कि सीए की पढ़ाई करने के बाद मुझे समझ में आया कि संगीत को पढ़ना कैसे है। तो क्या बात। अभी और जानेंगे इनसे इनके बारे में। और सबसे पहले रोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। Yeah, thank you so much, Ashish. So it's really a pleasure to be in your podcast and बहुत टाइम से आ रहा ये प्रोकास्टिनेट होता जा रहा था, लेकिन कुछ अच्छा ही होना था इसलिए समय लगा। तो समय का फल अच्छा होता है, तो देखिए इससे हम मोटिवेट कर सके अपने व्यूअर्स को और एक अच्छी चीज़ दे सके, उनका समय सफल हो, ये पॉडकास्ट देखिए, ये हमारी शुभकामना है। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखना है और नीचे मुझे बताना जरूर है कि आपको कैसा लगता है मेरा प्रयास, और जिससे भी आप बात करना चाहते हैं। अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे लिख सकते हैं, मैं जरूर आप लोगों से कनेक्ट होकर के आपसे बात करूंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, यही मेरी गुजारिश हमेशा रहती है। आइए हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं रोहित भाई के साथ, और एक संगीतमय सफर और एक मोटिवेशनल जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से रोहित भाई आज इस मकाम पर हैं। बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल सर का है, रोहित सर का, रोहित भाई का। और उस पे भी आप, मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, उस पे जाकर के आप इनको सुन सकते हैं। सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूं आपसे रोहित भाई की शुरुआत कैसे हुई। टेल अस समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड एंड बचपन में किस तरीके से चीजें हुई, जी, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए स्टार्टिंग में घर पे म्यूज़िक का माहौल था। मेरे जो फादर हैं वो भी प्रोफेशनल सिंगर हैं, और तो मेरे को घर पे तो माहौल मिलता था, लेकिन जो स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटी होती थी हमारे स्कूल में, तो उसको देख के मैं बहुत आकर्षित होता था। जब मैं किसी पार्टिसिपेंट्स को गाते हुए देखता था तो मुझे लगता था यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि घर पे भी वैसा माहौल मिल रहा है और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में मेरा इंटरेस्ट जागृत हुआ। तो मैंने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था। हमारे हर सैटरडे को एक्टिविटी हॉल एक हुआ करता था हमारे स्कूल में। तो उस कंपटीशन में मैं जीता तो नहीं था, लेकिन मेरे को पब्लिक का एक जो वो खौफ होता है ना, वो थोड़ा मेरे को फेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली। और लेकिन मेरे को लगा कि यार मेरा भविष्य इसी में ही है, चाहे मैं आगे कुछ भी करूं, चाहे मैं किसी फील्ड में जाऊं, लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कि ये मेरे आत्मा को तृप्त करती है ना। तो उसके बाद मैंने कंपटीशन में पार्ट लेना चालू किया, स्कूल विद इन स्कूल ऑल्सो, इंटर स्कूल ऑल्सो। तो उसमें फिर मेरे को सफलता मिली। सफलता से आप जानते हो कि एक अपन को पुश मिलता है, कि भाई एक मोटिवेशन मिलता है कि यार यही हमारी किक है जो कहते हैं ना हम। तो फिर वहाँ से फिर मैंने जब स्कूल के बाद कॉलेजेस में मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। फिर आप जानते हैं रेडियो सिटी सुपर सिंगर वॉइस ऑफ जयपुर काफ़ी मैंने विन किया। तो वहाँ से एक मेरा वो जो एक पैशन था वो प्रोफेशन में भी बदल गया। तो इस प्रकार स्टार्टिंग हुई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उस टाइम पे सोनू निगम जी को और रफ़ी साहब को, दोनों को काफ़ी बहुत सुनता था, उनसे इंस्पायर्ड होता था। तो वो एक मेरे को कनेक्टिविटी लगती थी कि ये चीज़ मेरे को करनी है, और इसी चीज़ को मैं आगे अगर लेके चलूँ तो लगता है कि भविष्य है इस चीज़ में। वेरी नाइस।
सर अभी आपने एक बात कही कि स्कूल जो है वो बीज था, वहां से शुरुआत हाँ। हुई, वहां से आपको लगा। जी, जी। आजकल मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स भी ना डमी स्कूलिंग की तरफ जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते हो सर आप? हाँ, देखिए अब वही वाली बात है कि भई डमी स्कूलिंग की तरफ तो वो जाते हैं, लेकिन डमी स्कूल के साथ कुछ एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है ऑफ़लाइन मोड पे मैं कहूँगा। क्योंकि ऑफ़लाइन मोड पे अगर आप स्टूडेंट अपने बच्चे का अगर आप इंटरेस्ट कैप्चर कर पाते हैं और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको उसी में ही मेहनत करवाते हैं, तो वो ज़्यादा फलदायी होती है। चाहे डमी स्कूल ले लें, लेकिन उस बच्चे की जो एक अंदर की जो एक टैलेंट है उसको परखें और उसके बाद उसको उसी चीज़ में जो वो करना चाहता है वो करे, तो डेफिनेटली वो डमी स्कूल के साथ भी वो चीज़ मैनेज हो सकती है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि वो चीज मैनेजेबल है, बट पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि वो एक्टिविटीज बराबर बच्चों से करवाते रहें। हाँ, यही मेरा कहना है, मतलब एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ आजकल का ज़माना ऐसा मल्टी डायमेंशनल है। सिर्फ पढ़ के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आजकल का मैं ये कहता हूँ ज़माना जो है वो नॉलेज का ज़माना है, आपके टैलेंट और स्किल्स का ज़माना ज़्यादा है। अब वो टाइम भी चला गया जब पैसों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। अब नॉलेज, योर कंटेंट इज़ योर किंग। और वो कंटेंट कैसे आएगा? जब अपनी स्किल्स को आप अपग्रेड करेंगे, जिसमें आपका खुद की आपकी एक पैशन है, आपका एक कहते हैं ना अंदर से फायर इन अ बेली, उसको आप कितना ग्रोथ कर सकते हैं, उसको आप कितना आगे ले जा सकते हैं, उसी में सफलता छुपी हुई है आजकल। सर आपको जब बचपन में पता लग गया था कि मेरे को तो बनना तो भैया संगीत में ही जाना है, मेरे को तो यही काम करना है, फिर क्या मन में ऐसी चुल मची कि मेरे को सीए बनना है और सीएस हाँ भी बनना है, मतलब उसके बारे हाँ में हाँ बताओ। ये कैसे हुआ कि भाई चल तो हाँ रहे थे अपन भेलपुरी खाने, पहुंच गए अपन 4 कोर्स मील करने। हाँ हाँ, बात सही कह रहे हो आप। देखो, इसकी भी एक कहानी है कि भाई स्कूल में जैसे एक वो होता है ना भेड़ चाल वाली बात, कि भेड़ में जा रहे हैं सब तो हम भी चल दिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब एक तो मैं मतलब स्टूडियस बहुत था, आपको बता दूं आशीष, मैं मतलब शुरुआत से ही मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक था। तो जब हम टेंथ में थे, जब डिसीजन लेना था कि यार को सबकी लाइफ में ये एक वो आता है इनडिसाइसिव फेज, जब समझ नहीं आता कि हम क्या करें, साइंस ले या कॉमर्स ले। तो उस टाइम ये चीज़ तो पक्की थी कि ये साइंस मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था मन में। और वो लैब वैब में हम जाते थे तो वो चीर फाड़ और वो देखते थे तो वो भैया वहाँ तो हाथ जोड़ लेता था। केमिस्ट्री भी, लेकिन नंबर मेरे अच्छे आते थे। फिजिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन मेरे को ये लगता था कि आई कैन प्ले विद द नंबर्स, और मेरे को नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर्स के साथ खेलना, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स मुझे बहुत पसंद थी। तो मैथमेटिक वाली मनोवृत्ति मेरे दिमाग में थी। उसके बेस पे मैंने कॉमर्स चुन लिया। अब कॉमर्स चुन लिया, 11th में अच्छे नंबर आ गए, 12th में अच्छे नंबर आ गए, सीपीटी का फॉर्म भर दिया। आप जानते हो, नंबर अच्छे आने के बेस पे भरा का इंटरेस्ट था ये, उस टाइम आभास ही नहीं था कि मैं जा का रहा हूँ, क्योंकि आगे फ्यूचर पता ही नहीं था कि भाई होना क्या है, प्रैक्टिकल मेरे को क्या क्या चीज़ें फेस करनी है। मैं सिर्फ एकेडमिक के बेसिस पे सीपीटी भी कर लिया, आईपीसीसी के दोनों ग्रुप एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, आर्टिकलशिप श्री ओपी अग्रवाल साहब के सानिध्य में आर्टिकलशिप भी कर ली, और सीए भी बन गए। फिर जब फाइनली जब पता चला कि जॉब में मैं अपनी आत्मा को मारकर ये काम कर रहा हूँ मैं, अंदर आर्टिस्ट जॉब मेरे करिए को आपने? बहुत। हाँ, जॉब की मैंने। मैंने 1 साल जॉब की थी मुंबई में, लेकिन फिर अच्छा, यू फिर टर्न वहां कर पे? दिया। उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप पूछ रहे हो कि कैसे आया मैं सीए सीएस में, तो ये मेरा एक स्टूडियस होने वाला कीड़ा, और दूसरा मैथमेटिक्स, मतलब आप कह सकते हैं नंबर्स के साथ मेरे को अच्छा लगता था, मतलब तो उससे मैंने सारी चीज़ें होती गई और फिर डिग्री भी ले ली ऐसे। अच्छा, जॉब के बारे में बताओ सर, जब जॉब करने गए तो क्या हुआ और फिर क्या लगा वहां पे जाकर के, क्या समझ में आया? मतलब वो कीड़ा वहां पे जाकर के शांत हुआ? मुंबई हाँ, में जुहू बीच पे प्यास बुझी, क्या हुआ? कीड़ा तो वैसे शांत हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था। एक मतलब एक राजस्थानी जब महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई में जाता है तो एक बार के लिए तो उसको झटका लगता है, क्योंकि यहाँ की लाइफ थोड़ी इजी गोइंग है और वहाँ की लाइफ बड़ी, मतलब आप जानते हो, सुबह सुबह आप निकल जाते हो और शाम को कब आओगे आपको पता नहीं है। बारिश में भी लोग पहुँच जाते थे और हम भीगते ही रह जाते थे, लोग पूरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैं ये देखता था। तो वर्कोहॉलिक में काफ़ी हो गया था जब मैं मुंबई में जॉब करता था, और उसके साथ साथ ज़िंदगी को मेरे को पढ़ना समझ आया था कि यार दिस इज़ लाइफ। मतलब मैं वहाँ देखता था प्रेग्नेंट लेडी भी एक काम कर रही है,
एक ओल्ड लेडी भी वहाँ पे काम कर रही है, कोई बहानेबाजी नहीं। मतलब काम, कहने का मतलब है काम करने के लिए आपको कोई बहाना नहीं चाहिए, काम ना करने के लिए खूब सारे बहाने आपको मिल जाएंगे, आप जानते ही हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मतलब काफ़ी हद तक मेरा संगीत तो मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि उस टाइम बहुत कम हो चुका था। लेकिन हाँ, वर्ल्ड म्यूज़िक डे और ये जब ओकेजन्स आते थे उस पर मैं छोटे छोटे वीडियोस ज़रूर डालता था कि यार एक अपना पैशन को तो कायम रखना है। लेकिन हाँ, अंदर से फिर एक मेरे को ये चीज़ तो महसूस हो गई थी कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। मतलब ये जो मतलब टैली में एंट्री करना, फिर सेल्स टैक्स ऑफिस जाना, आप जानते ही हैं, एक वो जो सीए वाला एक जो टिपिकल काम है जो स्टार्टिंग में जो हमें मिलता है। तो मैं फॉर्म ज्वाइन की थी एक्चुअली, मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं की थी, एक सीए फॉर्म थी, वो वहाँ पे जॉब की थी मैंने। तो ये बहुत सब। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बताया कि जी। किस तरीके से आपने जीवन को समझा। हाँ हाँ। कुछ एक बातें जो मेरा जो चैनल है वो सीए स्टूडेंट्स बहुत देखते हैं, तो एक आधा लेसन जो आप बताना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि वहां पे लोग मेहनत कर रहे हैं, टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक बिल्कुल चीज बिल्कुल। जो आपको लगी कि यार वो उस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि बस अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं ये सब नहीं करूंगा। वो ये वाली चीज़ थी कि भाई मैं अपना 100% देता था तब भी बॉस का मुंह बना रहता था। मैं अपनी सारी चीज़ें, अब पता नहीं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, लेकिन एक तो ये चीज़ मुझे लगती थी कि भाई ये एक तो अपनी आत्मा को मार के मैं सारे काम करता था। लेकिन करता था मतलब कई बार वो होती है ना चीज़ कि भाई करते जाओ मतलब। लेकिन दुख की भी एक सीमा होती है, इंसान कब तक उस दुख को झेले। तो फिर वो सैचुरेशन पॉइंट मेरा बहुत पहुंच चुका था। मैंने रेजिग्नेशन दिया। मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, इनफैक्ट आई एम नॉट लिविंग योर फॉर्म, आई एम ऑल्सो लिविंग मुंबई ऑल्सो। और मेरे को एक नई शुरुआत करनी है। और वो नई शुरुआत आगे मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो सिटी सुपर सिंगर से वो कैसे हुई और फिर कैसे मैंने पूरा यू टर्न लिया। तो इस प्रकार एक ये वाला पॉइंट था। और दूसरा मतलब यही लगता था कि भाई हम सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, सो रहे हैं, यही रूटीन था मेरा 8-9 महीने तक। उससे मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि यार जीवन में पढ़ाई लिखाई की है और इतना कुछ किया है, लेकिन ये रूटीन तो मैंने सोचा नहीं था। बस एक ये वाली बात भी मन को परेशान करती थी मतलब। तो ये, और म्यूज़िक से वंचित था, आप समझ सकते हैं कि अगर जल बिना मीन मछली के क्या हाल होगा, वो वाली बात है। तो वो अंदर सही एक बात। सता रही थी चीज़ मुझे कि जो टैलेंट दिया ऊपर वाले ने उसको तो मैं आगे नर्चर कर ही नहीं पा रहा, उसको मैं कैसे बढ़ाऊँ, वो वाली बात। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर मैं आपका चैनल में देखता रहता हूँ रोहित भाई, और उस पे मैं देखता हूँ कई बार कि आप ना राग सिखाते हो, स्पेसिफिक क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो आप सिखाते हो, राइट? जी जी जी। आजकल हिप हॉप कल्चर, पॉप कल्चर, डिस और ये रैपिंग कल्चर और ये सब है। अभी आपने एक दो नाम भी लिए थे, सोनू निगम साहब का आपने नाम लिया, और एक और हाँ रफी साहब। रफी जी जी। साहब का नाम लिया आपने। हाँ ये जो हाँ हाँ। लेजेंडरी लोग हैं, जो लेजेंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं, म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं, तो आपको आज की डेट में, अगर मैं 2024 की बात करूं, हम्म। आपके हिसाब से कौन सबसे बड़ा सितारा आपको लगता है, इन्फ्लुएंसर, जिसको आप फॉलो करते हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये है जो व्यक्ति जो म्यूजिक को उस ऊंचाई तक वापस लेके जा सकता है शायद? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो संगीत का रियाज कर रहा है और जो संगीत सिखा भी रहा है वो आज के टाइम में अरिजीत सिंह को ही बोलेगा कि यही बंदा एक, कहते हैं ना कि भी इकलौती मशाल है जो जल रही है। बाकी तो गाने वाले बहुत है, लेकिन वो गाने वाले सिर्फ अपनी आवाज़ के बेसिस पे हैं। लेकिन अगर आप टैलेंट के बेसिस पे देखो, आप नॉलेज के बेसिस पे देखो, परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखो, तो हर चीज़ में अरिजीत सिंह इज़ आई थिंक द इंस्पिरेशन फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी माना है, मतलब जो ऑलरेडी अ लेजेंड है, जैसे सोनू निगम जी का ही नाम लिया। सोनू निगम जी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अरिजीत जी की। तो अरिजीत सिंह मैं कहूँगा कि एक कंप्लीट पैकेज है, अगर वो ना हो तो पता नहीं संगीत का क्या हाल हो। ये है बात। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को, ये डिस ट्रैक और ये रातों रात आजकल कोई भी वीडियो जो है वायरल हो जाता है, फेमस हो जाता है, एक छोटी सी ना, एक 30 सेकेंड्स या इवन 15 सेकेंड्स का हुक जो है ना, वो एकदम वायरल हो जाता है। आप कैसे देखते हो इस चीज को, क्योंकि आप देखो, तो पूरा संगीत बनाते हो, हाँ हाँ आपने तो वो वहां से सीखा है। हाँ, देखो क्या है आजकल का जो टाइम है
वो जो आलतू फालतू जो चीज़ है, जो आप कह सकते हैं कि भाई जिसके लिए लोग मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, वो चीज़ जल्दी वायरल हो जाती है। लेकिन कोई नॉलेज वाली चीज़ कोई सिखा रहा है, कोई मेहनत करके तपस्या करके कोई जो चीज़ सिखा रहा है, उसमें आप देखोगे व्यूज़ आते ही नहीं। कारण क्या है? लोगों की जो मनोवृत्ति है, लोग जो सोशल मीडिया जो देखता है वो आजकल मनोरंजन टाइम पास के लिए ज़्यादा देख रहा है। सीखने के लिए अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम लोग हैं। तो कारण यही है, परसेंटेज ऑफ द पीपल हु वांट द थिंग्स फॉर एंटरटेनमेंट और टाइम पास करना है, तो वो तो सबसे पहले वो देखेगा कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है। आजकल लोग वीलॉग्स बनाते हैं, अच्छी बात है, इनकम सोर्स अच्छा साधन है। तो इसका कारण यही है कि लोगों को देखना है कि इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, पर्सनल लाइफ में, है ना। जबकि हमें ज्ञान मिलता है कि अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ आप वो मत करो। बट ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन देखो अब आजकल इसलिए वो आप जो बात कह रहे हो 15 सेकंड वाली, वो कारण यही है। और जो हिप हॉप वाली जो चीज़ कही आपने कि जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हनी सिंह, बादशाह, तो लोगों की जो क्या है आजकल की एनर्जी ही ऐसी हो गई है ना, कि भाई एक जगह बेचारे पंडित जसराज जी गा रहे हैं मेरे गाए, और आजकल की जनरेशन को आप बोल दो सुनने के लिए, बोले भाई सुनाने आया या सुलाने आया, मुझे सीधा ये बोलेंगे। लेकिन अगर आप डन 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 ऐसे कोई हिप हॉप वाली चीज़ लगाओ, वो एंजॉय करेगा क्योंकि उसकी एनर्जी ही वैसी है, वहीं पे चैनलाइज होगी उसकी एनर्जी। तो ये है मतलब। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छी चीज़ देते हो लोगों को, जो जिससे वो उनकी आत्मा कनेक्ट हो, तो डेफिनेटली ऐसे भी लोग हैं जो कदर करते हैं। तो आपके आशीर्वाद से अभी 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का ही वाओ। वो समूह है कि जो इस चीज़ की कदर करते हैं और जो संगीत के लिए संगीत सुनते हैं, है ना। भाई आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले भगवान को सामने रखते थे और फिर गायन होता था। अब क्या हो गया, भगवान को पीछे रखते हैं फिर गायन होता है। अब आप इससे समझ जाओ क्या दशा है संगीत की। तो ये बात है बस। बहुत बड़ी बात कही आपने कि भगवान को आगे रखते थे, क्योंकि जी। मैं खुद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत सुनता हूँ और कुछ एक मेरी फेवरेट राग्स हैं, जैसे कि मैं भैरव सुनता हूँ, राग भैरव है, और एक वृंदावनी सारंग एक राग है। वाह वाह वाह। अ, एक आधा और किरवानी है एक राग जो मुझे थोड़ी इंटरेस्ट करती है। वाह वाह। एक एक और राग है, आई लिसन टू दैट क्वाइट ऑफन। जी। आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ दैट राग। मैं हाँ। बहुत सुनता रहता हूँ राग, और इससे काफी ना, मतलब इफ यू आर इन अ बिजी डे, आप परेशान हैं, आप सुन लीजिए 5 मिनट उसको, एंड योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग अगेन। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल। हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि आपने मेरे को एक बार, हमारी बात हुई थी ऐसे ही कैजुअली, और आपने बोला था कि मैं सीए करा तो मुझे समझ में आया कि संगीत को पढ़ना कैसे है। तो वाह। आपकी जो रिसर्च है, क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो भी पॉडकास्ट सुन रहा है, क्योंकि मैं रोहित भाई को जानता हूँ करीब से, तो मुझे पता है कि रोहित भाई की जो रिसर्च है, मैंने इनकी कुछ क्लासेस भी अटेंड की हैं। तो मुझे पता है कि वो किस लेवल तक जाकर के इन्होंने कोडिफाई कर रखा है चीजों को। और मतलब मुझे ऐसी कोई किताब मिली नहीं आज तक, मतलब होंगी क्या पता, मुझे नहीं पता, लिटरेचर में शायद रोहित भाई बता पाएंगे। जी जी जी। लेकिन ऐसी मेरे को कोई किताब नहीं मिली, और इन्होंने उस अपनी रिसर्च को किस तरीके से लेकर के गए हैं। सर मेरे को वो बताइए आपकी, हाउ सीए स्टडीज हेल्प्ड यू टू डाइव डीपर इनटू द सब्जेक्ट ऑफ म्यूजिक। वेरी नाइस क्वेश्चन। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ बताऊं, सीए से मेरे को जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ वो है प्लानिंग का। क्योंकि हमारे, आप जानते हो फाइनल में कितना ज़्यादा लोड होता है, आपने तो खुद ने सीए फाइनल किया है। 8 सब्जेक्ट है और 8 ही अलग अलग फील्ड निकलती है। चाहे डायरेक्ट टैक्स ले लो, इनडायरेक्ट टैक्स ले लो, कॉस्टिंग ले लो, अकाउंटेंसी ले लो, बंदा सोच में पड़ जाता है कि करे क्या, लेकिन उसको तो करना पड़ता है क्योंकि एग्ज़ाम देना है। तो उससे क्या है, उसका जो एक माइंड का जो फ्रेमवर्क है वो उस अनुसार ढल जाता है। मेरे को लगता नहीं कि सीए फाइनल जितना वास्ट कोर्स किसी और सब्जेक्ट या किसी और फील्ड में इन्फेक्ट होगा, है ना। तो उससे मेरे को क्या, एक तो प्लानिंग की मेरी स्किल्स डेवलप हुई, मेरे को मैनेजमेंट, प्रैक्टिकली आपको कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। मतलब आज भी आप, अगर मैं अपने रूम का आपको
दिखाऊं मैं स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे कि ये आपका रूम है या गजनी का आप शूटिंग करवाने वाले हो। मैंने अलग अलग जगह चार्ट्स और मेरे प्लानर्स लगा रखे हैं, और ये चीज़ मैंने वहीं से ही अपने सीए के कोर्स को जब मैं मैनेज करता था तो वहीं से सीखी। तो अगर आप मेरे से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप पूछ रहे हैं कि भाई मेरे को कैसे मैंने एक चीज़ों को कोडिफाई किया, तो उसका कारण है प्लानिंग और मैनेजमेंट। यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग इन अपकमिंग वीक और इनफैक्ट अपकमिंग डे। आपके पास एक पूरा डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन रहेगा तो आप जैसे कहते हैं ना कि भाई जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो आपका लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तो आपके वो वैसे लक्षण कैसे आएंगे, है ना। तो मैं हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित रखता हूँ। इनफैक्ट अभी इस पॉडकास्ट के बाद मुझे क्या करना है, मुझे वो पता है किस चीज़ के लिए मुझे क्या काम करना है। ऐसा नहीं कि भाई पूरे दिन में कभी कुछ भी कर लिया, और अपना समय मैं कोशिश करता हूँ एक एक सेकंड अपना प्रोडक्टिवली यूज़ करूँ। मेरा एक एक जो श्वास है वो किसी और के काम आ सके, मेरे घर वालों के काम आ सके, मतलब मेरा रहने का कुछ अस्तित्व तो हो सोसाइटी में। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि समय को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, उसको कैसे प्लान करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। और वही चीज़ आप मेरे लेक्चर्स में देखते हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस की जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो सिस्टमेटिकली वैसे ही डिज़ाइन होती है। पूरे वर्ल्ड में एक ही राग पे 20 अलग अलग वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। 3 ही वीडियोस डालें, बिहाग, यमन और आपके खमाज, है ना, उस पर 60 लेक्चर्स हैं। उसके बाद फिर मैंने इसको मोनेटाइज कर दिया। मैं ऑनलाइन क्लासेस में सिखाता हूँ। यूट्यूब पे आप जानते हैं इतनी चीज़ों की कदर नहीं है, हर कोई देख लेगा, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट है वो मेरे से ऑनलाइन भी सीखेगा। तो वो सिर्फ सैम्पल के तौर पे मैंने 60 लेक्चर्स डाले हैं। तो वही मेरा जो मैंने आपको बताया प्लानिंग वाली चीज़, कि एक जैसे राग है तो राग की पहले पूरी थ्योरी, उस थ्योरी की एप्लीकेशन हम उसकी सरगम में देखते हैं, फिर उस पर सरगम गीत, फिर उस पर बंदिश, फिर उस पर आलाप तान। तो ये पूरा ऐसे करके 20 स्टेप बाय स्टेप सेशंस बनाता हूँ मैं। और वही चीज़ आपको मेरे लेक्चर्स में भी दिखती है। जब मैं लेक्चर एक मैं बना रहा होता हूँ, चाहे रफ़ी साहब के गानों पे हो, चाहे एक राग की ग्रामर समझा रहा हूँ, तो सिस्टमेटिकली आपको वो चीज़ मिलेगी। इनफैक्ट आप यूट्यूब के वीडियोस भी देखोगे तो उसमें भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके मैंने थंबनेल में भी वो चीज़ मेंशन की कि भाई अगर वो 37th लेक्चर देख रहा है तो पहले उसकी चेष्टा होगी कि भाई हाँ यार इसने 36 में क्या बताया होगा, तो वो वीडियोस में जाएगा, आराम से देख सकता है वो। ये किसी ने भी नहीं किया म्यूज़िक की फील्ड में, आप देख लेना। सब वीडियोस बनाते हैं, जो कितने समझ आया डाल देते हैं, लेकिन कितने लेक्चर स्टूडेंट की के लिए आपने क्या सीरीज सीखे। बना रखी है? ये टोटल कितने लेक्चर्स हैं जो अगर कोई देखना चाहे, जैसे मेरा जैसा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत संगीत में रुचि रखता है और मैं सीखना चाहूँ, आपने मेरे को कई बार बोला है कि तुम जाकर के देख लो, तो हाँ हाँ। मैं बाकी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ जो सुन रहे हैं, हमारे जो लोग हैं जो जुड़ रहे हैं हमसे यहाँ पे, तो हाँ कितने जी। लेक्चर्स हैं उसमें, और वन से लेकर के देखें तो कितना सीख सकता है व्यक्ति? देखो अभी हाल फिलहाल तो 424 लेक्चर्स मैंने डाले हैं टोटल वीडियोस। लेकिन अगर आप सिर्फ आप मान लो कि भाई यार हमको तो बेसिक ही जानना है, हमें तानसेन तो बनना नहीं है, तो अगर आप बेसिक नॉलेज ही आपको लेनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले के 70 लेक्चर्स आप ज़रूर देखिए मेरे, है ना। बिल्कुल। मेरे आप इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको सिस्टमेटिकली सारी चीज़ समझ आएगी। पहले में जैसे संगीत क्या है ना, ताल क्या है, उसी पे ही बात करते हैं हम, है ना। संगीत में जो बेसिक स्केल्स हैं वो कौन से हैं, स्केल से राग कैसे निकलती है, राग की क्या शक्ल है, राग के लक्षण क्या है। फिर उसको सुगम संगीत से रिलेट करता हूँ, क्योंकि सीधा आप शास्त्र का थोप दोगे किसी पे तो वो बोलेगा कि यार ये तो हमें सीखना नहीं है, ये सारे गा मा पा, हमको तो गाने बताओ। तो गानों से भी रिलेट करता हूँ मैं, सारे गा मा पा मा गा। अब आशीष जी आप ही पकड़ लोगे, गा मा प नी धा पा मा पा धा पा मा गा रे पा पा मा धा पा मा गा, एक प्यार का नगमा, या पकड़ लोगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो ये है पीछे का क्या शास्त्र है, तो ये मैंने आपको इस सरगम गा के बता दी। तो बंदा इंटरेस्ट ले लेगा कि हाँ यार ये गाने से रिलेट कर रहा है, तो हमको गाना भी सीखने को मिलेगा इसमें, तो फिर वो इंटरेस्ट लेता है। लेकिन सीधा ही मैं बोल दूँ रे गा मा पा मा गा मा पा मा गा मा पा धा पा मा, तान ले बेटा, तो बोलेगा नहीं थैंक यू सर, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा वो। राम ये राम गुरुजी कर देगा। ये बात बस। अच्छा, आप ना फॉरेन के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हो, मुझे पता है कि फॉरेन में जी। भी आपके स्टूडेंट्स हैं। हम्म। वैसे ये सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मन हो रहा है तो मैं पूछ लेता हूँ कि हम्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इन इंडिया एंड जो वहां से लोग आते हैं, स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस मेरे को जानना है थोड़ा सा। ओके तो देखो, जो आउट ऑफ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं
उनको बहुत कदर है हमारे संगीत की, मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ। और यहाँ वालों को कदर नहीं है। यहाँ वालों को कदर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि संगीत हमें फ्री में मिल जाए तो बढ़िया। दे डोंट वांट टू पे, क्यों? क्योंकि उनको वैल्यू नहीं है, वर्थ नहीं पता। उनको लगता है कि यार ये तो चीज़ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अरे पहले देखो तो सही, अब वो अगला सिखा क्या रहा है, क्या चीज़ दे रहा है। आज भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा म्यूज़िक को वोकल कोच नहीं है जो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग दे दे, लेकिन मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। अब उसका वो मिस यूज़ करें, जो भी करें, वो उन पे छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं पूरी रिकॉर्डिंग देता हूँ, पीडीएफ देता हूँ। एक ट्रस्ट है मेरा और उन स्टूडेंट्स का। मेरे से जो जुड़ता है आपके सभी के आशीर्वाद से, वो 5 साल 6 साल 7 साल से स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। ऑनलाइन बेसिस पे अगर आप मेरे से पूछें तो कोविड के दौरान ही मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, तो 4-5 साल से क्लासेस चल रही हैं। अभी 2025 में 5 साल हो जाएंगे। तो जब से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़ाव जो है वो उसका कारण यही है, एक जो ट्रस्ट है, जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, तो वो वाली बात। तो डेफिनेटली जो आउट ऑफ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वैल्यू ज़्यादा है। दे आर दे अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग। और यहाँ के कुछ हद तक कई स्टूडेंट्स को है वर्थ, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आउट ऑफ इंडिया वालों को, वो वाली बात है बस। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि वो वैल्यू करते हैं हमारे टैलेंट को, और यहाँ वाले जो लोग हैं उनको लगता है कि फ्री में मिल जाए। और यही कहीं समझने वाली चीज भी है कि हम वो कहते थे ना, पुराने जमाने में लोग कहते थे और अभी भी कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो वाह हम वाह वो वाह। उतना उसमें एफर्ट और चीज ही डालना नहीं चाह रहे, फिर कह रहे हैं कि कैसे होगा काम। बस सर मैं ये अगर मतलब कोई सारे, हाँ सारे ऐसे नहीं है, ऐसे इंडिया के भी इनफैक्ट हैं, मतलब इनफैक्ट इंडिया के स्टूडेंट्स मेरे ज़्यादा हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ स्टूडेंट्स बहस करते हैं कि आपकी फ़ीस तो इतनी ज़्यादा है, आप हम्म इतना ज़्यादा कैसे चार्ज कर रहे हो, आपने बिजनेस बना रखा है। अरे भाई, जो हम्म सिर्फ म्यूज़िक फील्ड में है तो उसका तो बिजनेस होगा ही ना, नहीं तो वो कमाएगा कैसे? रोजी रोटी बिल्कुल क्या सही है बात होगी? है। तो ये बात है बस। बिल्कुल सही बात है सर। हमारा अगर जो काम है उसमें तो हम प्रोफेशन है हमारा, ये तो हम इसी से काम करते हैं और इसी से हम अपना जी। कार्य करेंगे। बिल्कुल सही हाँ बात है। जी। अच्छा, अगर बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं किसी को अगर संगीत सीखना है, कोई बच्चा है वो संगीत सीखना चाहता है, बच्चों को भी जी सिखाते जी। होगे आप, प्रोफेशनल्स बड़े लोगों को तो सिखाते ही हो, बच्चों को भी सिखाते होगे, तो क्या बेसिक फंडामेंटल्स उसके ओके होने चाहिए, चेकलिस्ट में टिक 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 होने चाहिए कि हाँ भाई अब हाँ, यू आर रेडी टू लर्न म्यूजिक, ये एटलीस्ट बहुत इंडियन अच्छा। क्लासिकल म्यूजिक जिसकी हम बात कर रहे हैं। जी जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली अगर आप इजाज़त दे तो समझाऊं मैं। बिल्कुल सर, आपका मंच है सर, आप, हाँ, योर स्टेज। अभी ये तानपुरा सुनाई दे रहा है आपको थोड़ा बहुत? तो बेसिकली क्या है, देखिए, जैसे कहते हैं ना कि चावल के दाने से ही पता चल जाता है कि चावल का क्या स्वाद आने वाला है, ऐसे पहला ये सा लगाने को बोलो स्टूडेंट को, आ सा, 1-2 बार लगवाओ, वो सा सही लगा लेता है। चलो, एक तो ये तो चेक लिस्ट हो गई, समझ रहे हो जी। आप, जैसे आप चेक लिस्ट पूछ रहे हो। फिर दूसरी चीज़, ताल वाली बात। आप कुछ भी उसको गवाने को कहो, है ना, तो वो जो बेसिक ताल्स हैं हमारी, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल गैरबा दादरा, उसमें वो गा पा रहा है कि नहीं गा पा रहा है? क्योंकि इतना सेंस तो गॉड गिफ्टेड होता है, आप किसी को ताल में सही नहीं करवा सकते, वो ऊपर से ही लेके आता है ताल अच्छा। वाला। और ये चीज़ भी कहते हैं, और बट ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है कि मतलब एक्सपीरियंस वाली बात है कि बेसुरा फिर भी सहन हो जाता है, लेकिन बेताला सहन नहीं होता, है ना। तो ताल का पैरामीटर उसमें कितना। दूसरा, फिर दूसरे के बाद मतलब तीसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि गले में जो एक जो आप कह सकते हैं हल्की सी मॉड्यूलेशंस, है ना, भाव, वो कितना ला पा रहा है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी गाना हम जैसे लें, जैसे तुझे याद कर लिया है, एक तो ये आयत की तरह, वैसे तो ये सेमी वाह। क्लासिकल गाना है ना। अब आयत की, अब ये की छोटी सी मुर्की आई, तरह दस द पगरेगा, है ना, ये पीछे का शास्त्र बता रहा हूँ। तो ये वो कितना फॉलो कर पा रहा है गले में, क्योंकि गाने में मुर्कियाँ भी होती हैं, मींड भी होती है, खटका भी होता है,
तो वो कितना फॉलो कर पा रहा है। तो अगर वो कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो आगे उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन कहीं ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो सा लगवाने को कहो तो सा सही नहीं लगाते, या सा लगवाने को कहो तो आवाज़ कांपती है ना। लेकिन वो भी रियाज के द्वारा सही हो सकती है। लेकिन आप मान लीजिए 10 दिन से आप सा लगवाई जा रहे हो और वो नहीं पकड़ पा रहा, तो ऐसे को नमस्कार कर देना चाहिए। कोई ऐसा फिर किसी और चीज़ में करियर बनाओ, है ना। तो ये 3 बेसिक चीज़ें मैंने बताई कि एक तो सा, जो आपकी आवाज़ और तानपुरे की आवाज़ वो मर्ज हो पा रही है कि नहीं। फिर दूसरी चीज़ मैंने ताल की बताई, ये बेसिक ताल में है कि नहीं, सुर और ताल। सुर शिव है, ताल पार्वती है, दोनों का संगम होगा तभी तो सुंदर संगीत मिलेगा हमें, है ना। और फिर तीसरी चीज़ ये बेसिक गले में जो मैंने ऑर्नामेंट्स बताया आपको, है ना। तो ये बात है। मैंने बहुत सारे सिंगर्स का इंटरव्यू सुना है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग मटके में कुछ बोले और इस तरीके से रियाज किया। फिर उसके बाद बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी बोलते हैं कि हम हाँ लोग आइसक्रीम नहीं खाते, हाँ दो हाँ साल 5 साल हमने आइसक्रीम नहीं खाई, हाँ हाँ तेल नहीं खाया, ये नहीं खाया, अचार नहीं खाया। हाँ हाँ। तो ऐसा आपने क्या क्या किया है मुझे बताओ थोड़ा सा, मतलब कितनी बार सरगम का रियाज किया है? कोई बोलता है मैंने शायद 50 लाख बार कर लिया होगा, 10 लाख बार कर लिया होगा। मतलब व्हाट इज दैट थिंग, यू नो, व्हाट हाँ, देखो बिल्ड्स, करने वाला। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है तो वो बताता है कि मैं इतनी बार डंबल उठा चुका हूँ, मैं जी जी। ऐसे, मेरा ये कर्व ऐसा है, ये वो। हाँ व्हाट हाँ इज इन दैट इन म्यूजिक, वो मेरे को जानना हाँ। है। देखो क्या है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक सिंगर सुनिधि चौहान आप जानते ही होंगे। अब उनसे जैसे पूछा गया कि आपने कितना रियाज करते हो, तो वो हाथ जोड़ लेती हैं, कहती है कि रियाज की बात मेरे से मत करो। मैं कुछ बैठ के रियाज करने वाली, मैं कोई वैसी कोई मैं म्यूज़िक की विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं बस गाने की सोल को कैप्चर करती हूँ। जैसे के है ना, जो हमको छोड़ के भी चले गए। तो के ने किसी से विधिवत रूप से कोई शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन फिर भी आप देखो कितना बढ़िया वो गाते हैं। लेकिन कहीं ऐसे भी हैं जो रियाज के बेस पे अपनी काफ़ी ग्रोथ करी है, जिन जिन लोगों ने। जैसे सोनू निगम जी आज भी लगे ही रहते हैं, रियाज खूब करते हैं। हरिहरन साहब को आप देख लो, शंकर माधवन जी को देख लो। तो रियाज का बहुत ही असर होता है आपकी गायकी में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सुनिधि चौहान और के को देख लें कि भाई हाँ यार ये भी तो बिना रियाज के पहुंच गए। भाई वो पिछले जन्मों से लेके आए होंगे। अब जैसे किशोरदा थे, उन्होंने रियाज इस जन्म में कुछ सरगम वरगम का कोई इतना रियाज नहीं किया था, लेकिन वो लेके आए थे। तो पिछले जन्मों का तो कुछ होता ही है ना। आप देखो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो इतना शानदार गा लेते हैं, क्या क्या टैलेंटेड लोग निकल रहे हैं, आप देखते हैं टैलेंट हंट में। तो वो उन्होंने तो रियाज़ किया नहीं, तो क्या पिछले जन्म से तो लेके आए हैं ना। तो रियाज़ ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके काम आती है। तो आप 10-10 हज़ार बार, और ये जो आप बात कर रहे हैं डेफिनेटली कहीं करने वाले तो करते भी हैं। लेकिन आजकल क्या है थोड़ा लाख बार कहते हैं सर, वो लाख बार कह दिया। मैं तो किसी से ऐसे मिला था ट्रेन में, तो अच्छा। कोई कोई थे, अरे प्रवीण बाप। लोग थे, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं तो कौन उनके सामने। बट वो अच्छा बोले अच्छा। कि लाखों बार हम गाए, पता नहीं, ऐसा मेरे को नहीं पता। पता नहीं, लाख बार तो मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है। अब लाख बार आप सोच के देखो, एक बार 10-1 हज़ार बार ही गा लो एक दिन में, तो कितना ज़्यादा रियाज हो जाता है, आप सोच के देखो, है ना। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को भी 108 की माला देता हूँ। कोई भी अलंकार है, जा जा रे गा मा मा पा मा मा। अब इसे ये जो फ्लुएंसी आ रही है, ये 108 की माला मोर देन सफिशेंट है। इतना भी अगर वो कर ले तो उसको अपने आप अपनी आवाज़ में तेज दिखता है ना। तो ये रियाज की बात है मतलब। लेकिन ये 1 लाख 10 लाख वाली बात तो मुझे पता नहीं, प्रैक्टिकल लगती नहीं है। लेकिन हाँ, रियाज की बहुत इम्पोर्टेंस है। सही बात। जी। रोहित भाई, यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत, 2 लाख तक आप पहुंचने वाले हो, कैसी रही और आगे क्या प्लान है इसमें, वो बताइए। जी। बहुत ही स्ट्रगल वाली जर्नी थी, क्योंकि क्या होता है, एक तो होती है ऑफलाइन चीज़। ऑफलाइन हमने वहाँ कहीं पे परफॉर्म की और वो ख़त्म। ये वो चीज़ मैं करने वाला हूँ जो हमेशा रहेगी। लोग देखेंगे तो इसमें मीन मेक भी निकालेंगे। तो हर टाइम अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना ये बहुत मुश्किल है यूट्यूब में। बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू थिंक ऑफ अ न्यू कंटेंट, और वो नया कंटेंट पहले कंटेंट से अलग भी होना चाहिए। आपको ये भी दिखाना है कि आप अब दूसरे से अलग क्यों हो। तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष था स्टार्टिंग में। आप यकीन नहीं करेंगे आशीष, स्टार्टिंग के 100 वीडियोस मैंने डाले थे और मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो थे 930 या 935।
और व्यूज़ कितने आते थे, मतलब खैर व्यूज़ पे तो जाना नहीं चाहिए, जो देखने वाला है वो तो कुछ भी चीज़ अच्छी होगी तो वो देखेगा, लेकिन 35-40 ऐसे ऐसे व्यूज़ मेरे आते थे। मेरे साथ भी यही हो रहा है सर। मैं डालता रहता हूँ वीडियोस। अभी मैं वापस से ये वाला चैनल जो है, हाँ हाँ अब आप बोलते हो कि तू डाला कर, मैं थोड़ा बीच में हाँ ढीला हाँ पड़ जाता हूँ। हाँ, अब मैं इसमें डालता रहूँ तो क्या पता। हालांकि आजकल तो मैं भी बहुत ही इनकंसिस्टेंट हो गया हूँ कि मैं इनफैक्ट महीने में 4 वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा मैं आजकल, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का इतना मेरे पास प्रेशर रहता है। 10-10 बैचेस चलते हैं, फिर फेसबुक और यूट्यूब लाइव भी हम करते हैं किसी लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देने का। आप देखते होंगे जैसे लता मंगेशकर जी का हमने 41 सॉन्ग्स का 4 आवर्स का लाइव किया, उसमें तैयारी। तो इस कारण से वीडियोस तो पहले से कम हो गए, लेकिन मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ कि वीक में एक वीडियो रहे, और वो एक वीडियो ऐसा रहे कि जो एक मार्गदर्शन करे हर चीज़ में। जैसे लता जी के 10 बेसिक राग्स पे आधारित 10 गीत, आप ये टाइप करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बेसिक राग रेफ़र करते हुए मैंने शास्त्रीय संगीत को लिंक किया उनके गानों को, है ना। तो ये है यूट्यूब पर, मतलब बहुत ही लगता देखने में ऐसा लगता है कि यार ये तो यूट्यूबर है। आप करके देखो एक बार, आप लोगों को पसंद आना, आपको मतलब लोगों को आपकी चीज़ पसंद आए आजकल के टाइम में, स्पेशली जब आप सच्चाई सफाई से आप अच्छी चीज़ दिखा रहे हो। ये नहीं कि उल्टी सीधी चीज़ नेगेटिव किसी के बारे में बोल रहा हूँ, बुली कर रहा हूँ मैं। आजकल को थंबनेल भी ऐसे आ जाते हैं कि क्या होगा अब इसका, इसने बेशर्मी की हद पार कर दी, तो लोग वो चीज़ पहले देखते हैं। मैं तो ऐसे थंबनेल भी नहीं डालता, मैं नॉलेज वाली क्लिक चीज़ बेट। डालता, है ना। कंट्रोवर्शियल चीज़ आजकल जल्दी हो जाती है। म्यूज़िक में भी हैं ऐसे यूट्यूबर जो ऐसे कंट्रोवर्शियल ही चीज़ें डालते हैं, जान जान के एक्टिंग करते हैं, दिखावे पने की ज़्यादा चीज़ करते हैं। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखना ये बहुत ही मुश्किल जर्नी थी, लेकिन ऊपर वाले के करम से, आप सभी के आशीर्वाद से उसका फल मेरे को मिल रहा है। और बस यही कहना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि मेहनत आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाती, वो कभी ना कभी सफल ज़रूर होती है। बस बात यह है कि आप कितना उसमें अड़िग रहते हो। भाई वो कहते हैं ना कि भाई मैदान में आप बाउंसर आ रही है, यॉर्कर आ रही है, लेकिन आप टिके हुए हो तो आप सफल हो जाओगे, लेकिन आप मैदान ही छोड़ दोगे तो फिर वो वाली बात है। सर मैं आजकल इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं कि कोई गाना है, उसको एआई की उससे वो लोग ना चेंज करके वॉइस को अलग अलग सिंगर्स की आवाज में बना देते हैं। तो एआई आ गया है सर अब म्यूजिक के अंदर। फिर वोकल संगीत, इसके भविष्य को एआई के सामने कहाँ देखते हो सर? ये बहुत बड़ा सवाल है मेरा आपसे। हाँ, देखो क्या है, एआई के अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो उससे आप लाइव गवा लो, है ना। तो जो लाइव गा सकता है वो मुझे लगता नहीं उसका उस पर एआई का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। मैं लाइव शोज़ भी करता हूँ वर्चुअली और ऑफलाइन भी, तो वो सारी चीज़ दिख जाती है व्यूअर्स को कि ये ऑटो ट्यून वाला है, एआई वाला है, या ये वाकई में इसमें दम है ना। अब कोई भी आप मेरे को लाइव कोई क्लासिकल गाना दे दो या कोई सीधा गाना भी दे दो, मैं लाइव भी आपको अभी गा के बता दूंगा, लेकिन एआई वाले को आप बोलो कितना उसमें दम है, तो एआई से वो चीज़ें तो बना लेगा, लोगों को इम्प्रेस भी कर देगा। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि सोनू निगम जी का ही नाम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका पॉडकास्ट देख के ही हटा हूँ मैं थोड़े टाइम पहले। तो वो मुझे रात दिन अब मुझे, ये वायरल हुआ है, रफ़ी साहब की आवाज़ में उसको डब कर दिया। तो सोनू निगम जी भी वो बड़े गौरवान्वित हो गए होंगे कि भाई यार रफ़ी साहब को मेरे गाने में कर दिया। तो अच्छी बात भी है कि भाई लोगों को नए गाने पुराने सिंगर्स की आवाज़ में सुनने को मिल रहे हैं, और पुराने सिंगर्स की आवाज़ हटाकर नए सिंगर्स जैसे आतिफ असलम को सूफी गानों में डब कर दिया गया है ना। जबकि आतिफ से आप लाइव गवा लो, वो आप जानते हो आवाज़ के बेसिस पे तो अच्छा चल गया, लेकिन आप वो कोई क्लासिकल गाना लाइव कबो नहीं गा पाएगा। सच्चाई तो ये है ही। सॉरी आतिफ असलम के जो फैंस हैं उनको हर्ट हुआ है, तो आपको मैं बता नहीं, रहा हूँ। वो एक गाना आतिफ का था, वो जलपरी, उसमें थोड़ा बहुत क्लासिकल किया था उसने कि नहीं किया था? मेरे को ध्यान जलपरी नहीं था है। ना, कोक स्टूडियो का। अच्छा अच्छा, पता नहीं मेरे को, जलपरी मैंने सुना नहीं है, सॉरी। मैं फैन नहीं हूँ, बट मैं ऐसी मेरा इंक्विजिटिव हो गया था मैं। जी जी जी। हाँ, वाकई में वो चीजें हैं, आप जो कह रहे हैं वो हैं वाकई में।
तो अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन जो रियल चीज़ है, जो मेहनत वाली चीज़ है, उसकी सच्चाई तो देखो सबको दिखती है ना? तो सर, जितने भी एआई भारत आ में हम लोग जाए। रहते हैं। जी, जी, जी। आप कुछ कह रहे थे, पहले कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मतलब मैं यही कह रहा था, जितनी भी चीज़ें आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, वो चीज़ जो ओरिजिनल चीज़ है तो वो ओरिजिनल चीज़ तो रहेगी। आज भी किशोरदा को देखो, सानू दा भी गाते हैं, अभिजीत भट्टाचार्य भी गा गा कर पहुँचे हैं, लेकिन किशोरदा को आज लोग कितना पूजते हैं, उतना सानू दा और अभिजीत दा को नहीं पूजेंगे। जितना रफ़ी साहब को लोग पूजते हैं, उतना मतलब जो उनके जो जिनको फॉलोअर्स हैं उनको नहीं पूजेंगे, तो वो वाली बात है। भारत में सर हम लोग रहते हैं और यहाँ पे क्लासिकल संगीत के साथ एक जो विधा है वो हमारे लोकल, जिसको हम बोलते हैं फोक, हम्म। फोक संगीत जो है जी, जी, वो जी। है। उसके बाद हमारा क्लासिकल संगीत आता है, शास्त्रीय संगीत जिसकी हम बात करते हैं। उसके बाद हमारा बॉलीवुड का संगीत आता है। और फिर एक हमारा जो मॉडर्न संगीत है वो बॉलीवुड से ही निकल करके, अगर हम उसको थोड़ा सा अलग से कैटेगराइज कर दें, क्योंकि हाँ वो जी। बॉलीवुड में भी आ जाता है, बॉलीवुड वाला उधर भी चला जाता है, दोनों चीजें। ये तीनों जो चीजें हैं, एक हमारा क्लासिकल संगीत हो गया, एक हम्म। फोक संगीत हो गया, और एक हमारा बॉलीवुड का हो गया। तीन बड़े मेजर क्लासिफिकेशन में कर लेता हूँ। हम्म। आपके हिसाब से, क्योंकि आप क्लासिकल संगीत सिखाते हैं, जी, जी। फोक संगीत का कितना इंपॉर्टेंस है अगर हम म्यूजिक एज अ होल को देखते हैं, फ्यूचर ऑफ म्यूजिक को देखते हैं? फोक तो मैं ये कहूँगा कि उस जगह की बोलती हुई एक भाषा है, और इनफैक्ट फोक से ही मतलब काफ़ी हमारे शास्त्रीय संगीत की रागें भी निकली। जैसे आपने एक राग का नाम लिया था, वृंदावनी सारंग। आपको पता ही, एक फोक की एक धुन थी, उस धुन को शास्त्रबद्ध कर दिया और राग बन गई वृंदावनी सारंग, है ना? तो फोक तो हमारी क्या है, संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, और फोक कायम भी रहना चाहिए। और आप जानते हैं हम राजस्थान के हैं, राजस्थान का जो फोक है वो कितना रिच है। स्पेशली आप मांड बहुत। गायकी देखिए, है ना? मांड गायकी में, हमारे फिल्मी संगीत में इसका इम्पैक्ट देखो। चाहे केसरिया बालम तो हम गाते हैं, लेकिन लता जी के भी गीत हैं इसमें, तो ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आप रिसर्च करेंगे तो उस पर भी आपको मिलेंगे। तो और फोक संगीत स्पेशली अगर आप मेरे से एग्जांपल पूछे, तो संजय लीला बंसाली जी का आप देखिए, घूमर घूमर, वो भी एक राग थोड़ा वृंदावनी सारंग से ही एडॉप्टेड गाना है। तो बहुत असर हम्म। रहता है फोक का। फोक इज़ आई थिंक बेस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक इनफैक्ट, मैं यही कहूँगा, है ना? क्लासिकल संगीत की भी अपनी अहमियत है, लेकिन फोक संगीत तो उस जगह का, एक पर्टिकुलर प्रांत का एक जागता हुआ एक एग्जाम्पल है, उसको जिंदा रखने का एक माध्यम है। आप तो सर सारे गानों को रिलेट कर देते हो किसी ना किसी राग से। मतलब ऐसा जरूरी है क्या, मतलब कोई ना कोई राग से जुड़ेगा ही, चाहे वो कोई ऐसा हो, या फिर कोई ऐसे इम्प्रॉम्प्टू भी बना देता होगा म्यूजिक, जैसे ये हाँ। लड़की पागल है वाला गाना बना दिया इन्होंने, तो ये कोई राग थोड़ी हुई? अब ये क्या हुआ, अच्छा इसमें क्या क्वेश्चन, करा बहुत अच्छा इन्होंने? क्वेश्चन। देखो, पहले की जो कंपोजिशंस होती थी वो राग को बेस मान के होती थी, है ना? जैसे नौशाद साहब ने बनाया, आपने सुना है, ओ दुनिया के रखवाले। उन्होंने सोचा कि कंपोजिशन में दरबारी में ही फिट करूंगा, और उसी को फॉलो करते हुए देखो चार अंतरे बना दिए। आजकल क्या है, जैसे 5 मिनट में मैगी बन जाती है ना, ऐसे गिटार ली और कंपोजिशन बनानी चालू। अब वो कंपोजिशन कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं, लिरिक्स पढ़ता जा रहा है और बनाता जा रहा है, उसको खुद को पता नहीं कर क्या रहा है। स्केल बेस्ड है। स्केल समझते हो? सारे गा मा पा धा नी धा सा नी धा पा मा गा रे सा, जिसमें कोई चाल ना हो, स्वरों का समूह है बस। तो उसने स्केल बेस्ड कंपोजिशन कर दी और वो फेमस हो जाती है। 5 मिनट में मैगी बनती है, तो 5 मिनट में वो फेमस भी हो जाती है, उसके व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, और बंदा भी सोचता है कि यार मैं तो बड़ा ही महारथी बन गया, तो ऐसे करके उसकी चीज़ चल जाती नहीं सर, है। 5 मिनट में मैगी मैगी बन जाती है, उसको अपन खा भी लेते हैं, पेट उस टाइम के लिए भर जाता है, लेकिन 10 मिनट बाद फिर भूख लग जाती है, खानी रोटी पड़ती है सर। ये तो यही मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली आज, अच्छा मैं अगर आज आपको कहूँ गाने के लिए, आशिक बनाया, आप गाओगे क्या आज? मुझे ये बताओ, आज आपको पसंद आएगा कि? कितना टाइम हुआ आज आपकी? एक बार आजा आजा। एक बार आज आज अपने एरा के जो गाने हैं, आप आज गुनगुनाते हो क्या उसको? नहीं। कई गाने अरिजीत सिंह के बहुत अच्छे, और जो मैं कहता हूँ कि वो लंबे समय तक कायम रहेंगे, जैसे लाल इश्क, आयत, एक गाना आया था जब भी मेट का, आओगे जब। अब ये राग बेस्ड है, राग तिलक कामोदय, हम्म। है ना? तो फिर राग ले का, आया दिल, फिर फिर ले ले आया दिल बर्फी। आया दिल मजबूर क्या कीजिए, इसमें भी राग का असर है ना? राग हाँ। खमाज का और मिश्र राग है, लेकिन है जरूर।
तो जो चीज़ राग पर आधारित है वो लंबे समय तक कायम रहती है, ये हमारे संगीत की शक्ति है। लेकिन जो चीज़ स्केल बेस्ड है, वही मैगी का एग्जांपल से आप रिलेट कर लो, मौसमी है, उस समय तो कायम रहेगी, लेकिन बाद में आप कहोगे अरे यार क्या चीज़ सुना रहा है ये, तो सुन मज़ा नहीं आएगा, मतलब आत्मा नहीं है उसमें, बात ये है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। सर अब थोड़े रैपिड फायर सवाल मेरे पास आपके लिए हैं और थोड़े जी, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगा और श्योर, फिर आपसे गाना भी सुनूंगा, कुछ ना कुछ आपसे सुनूंगा भी, और फिर चलो हम रैप अप करेंगे अपने इस डिस्कशन को। बिल्कुल। फेवरेट राग, इतना क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हो आप, आपकी फेवरेट कौन सी राग है? मेरी फेवरेट राग अगर आप पूछो तो किरवानी। अच्छा, किरवानी, वो सुनता हूँ मैं भी, काफी इंटरेस्टिंग राग है। कुछ बहुत सुनाइए ना उसमें कुछ एक। गाना सुनाऊं या आलाप करूं उसमें, क्या गाना सुनना चाहते हैं उस पे या क्या, मतलब जैसा कोई बोले। गाना अगर बॉलीवुड का जो हम रिलेट कर पाए किरवानी से, ओके इस ओके। तरीके से। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। ये किशोरदा और रफ़ी साहब किरवानी में। क्या बात है, क्या बात है साहब। अच्छा, धन्यवाद। ये तो राग की बात हो गई। काउंट्स का तो काम आपने किया ही होगा थोड़ा बहुत तो। हम्म। एक्सेल आता है सर आपको? थोड़ा बहुत एक्सेल में अभी भी ध्यान है। अच्छा, ध्यान है। अच्छा, एक्सेल ज्यादा पसंद है ऑडेसिटी? ऑडेसिटी डेफिनेटली, ये तो। आप समझ ही अच्छा, जाओगे वो। सही है। एक कोई म्यूजिक डायरेक्टर बॉलीवुड के जिन आपको लगता है कि मैं मेरे को इनके साथ काम करना है, मेरा मन है, शंकर महादेवन। और वो अगर सुन लें आपकी बात को, क्या पता बुला लें आपको? एक तो शंकर महादेवन जी तो हैं ही डेफिनेटली, क्योंकि बट ऑफ कोर्स ही रन सम म्यूजिक एकेडमी आल्सो, जो मैं भी करता हूँ। वो शोज़ भी करते हैं जो कि मैं भी करता हूँ, तो अपने आप को काफ़ी मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ। और क्लासिकल जो उन्होंने किया है वो बड़ा मेरे को इंस्पायर करता है। मतलब क्लासिकल का इतना होते हुए भी वो सुगम संगीत की फील्ड में आए और अपना अलग ही एक धारा निकाल दी उन्होंने। चाहे आप उनका मितवा सुन लो, चाहे और अंग्रेज़ सुन लो, है ना, तो इसलिए मेरे को वो बहुत इंस्पायर करता है, शंकर महादेवन। अच्छा, हाँ, लोग अक्सर अपने थके हारे दिन के बाद संगीत की तरफ जाते हैं। आप तो सारा दिन संगीत करते रहते हो, तो अब आप बोर हो जाते हो तो फिर आप क्या करते हो? मैं बोर हो जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं जो मैंने जो संगीत में जो काम किया और लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, फेसबुक पर जाता हूँ कि मेरा जो काम है वो कितना सफल हो रहा है, फिर उनको रिप्लाई करता हूँ। अपने स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करता हूँ व्हाट्सएप पे, अलग अलग डेली, मतलब 100-200 लोगों को टेक्स्ट आते रहते हैं अलग अलग जगह से, उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ, वाइफ से बातें करता हूँ। और मेरी वाइफ जो है वो म्यूज़िक की फील्ड की हैं, तो हाँ, उनसे मतलब सुर की बातें हमारी हो जाती हैं। और ये इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को म्यूज़िक की फील्ड में ही मेरे को मेरी वाइफ मिली। वही मेरी आकांक्षा थी और वही पूर्ण हो गई। वाह, नाम आकांक्षा ही है उनका। तो ये जी। सर कुछ एक वो भी चलाते हो आप शायद, पेज है शायद आपका, रोहित आरोहित। आकांक्षा के नाम से। आरोहित। आरोहित, हाँ आरोहित, आई फॉरगॉट दैट। जी जी वो भी जी। चलाते हो। सर के जो लिंक्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग जा करके वहां पे टच कर सकते हैं सर जी। सर को। रोहित भाई, मेरे से कोई पूछता है कि तुम्हारी हॉबी क्या है, मैं कहता हूँ म्यूजिक है। आपसे कोई पूछेगा आपकी हॉबी क्या है, क्या कहोगे आप? मेरी म्यूजिक के अलावा? लिविंग म्यूजिक, और आप कह सकते हैं कि भाई मेरे को खुद के ना खाते बनाने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब कि खुद का टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, खुद का फाइनेंस फाइनेंस कह सकते हैं आप, हाँ। मैं स्टॉक मार्केट में निवेश करता हूँ, अच्छे अच्छे मेरे पोर्टफोलियो बना रखे हैं, वाइफ के भी, मेरे भी, मदर के, सिस्टर के, बहुत अलग अलग बढ़िया। पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ मैं। तो ये मेरा एक दूसरा मतलब मेरा शौक है, फाइनेंस में मोस्टली मुझे ये वाला बहुत। काम आपका शौक में, जो हम लोग नॉर्मल काम करते हैं वो आपने शौक बना लिया, जो हम लोग शौक में करते हैं वो आपने नॉर्मल का वो बना लिया प्रोफेशनल। ये आपने सार बता दिया आज के पॉडकास्ट का, वाह, बहुत बढ़िया। सर बहुत ही मजा आया आपसे बात करके रोहित भाई, और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप आपसे मैं बात करूं म्यूजिक के ऊपर और किस तरीके से। थैंक यू। लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स में मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो सीए स्टूडेंट्स हैं, जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं,
क्योंकि आपने इतनी रिसर्च की है, आपने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया, उसके बाद म्यूजिक में इतनी रिसर्च करी, और आप आज भी ज्ञान का जो है डिस्पोजिशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं उसे। जी, जी। और किस तरीके से आप रिसर्च करते हैं, सब चीजें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपने कहा कि मैं पढ़ाकू बहुत हूँ, पढ़ता बहुत हूँ। हाँ, अच्छा स्टूडेंट्स लगता के है। लिए जी। स्टूडेंट्स के लिए क्या मोटिवेशन और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन के लिए आप 2 लाइन कहें ज़रूर। जी, स्टूडेंट्स के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ डिग्री लेने के लिए काम मत कीजिए कि भी सिर्फ हमें सीए हमारे नाम के आगे लग जाए और फिर हम सफल हो जाएंगे। आप उस फील्ड को पहले अच्छे से जानें जो आप कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में क्या उसकी एक भविष्य क्या है उसका, और क्या मैं उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अकोमोडेट कर पाऊँगा। एक तो ये चीज़ मैं स्टूडेंट से कहूँगा। और दूसरा, अगर आपका पैशन है, मान लीजिए जो भी आपका पैशन है वो एक अंदर से एक, जो मैंने कही थी बात, कि भाई वो चीज़ आपको अंदर से महसूस होती है कि नहीं। जैसे आप चाहे फाइनेंस में जाइए, आजकल फाइनेंस की इतनी सारी फील्ड खुल गई है। आप फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, स्टॉक एनालिस्ट बन सकते हैं। तो उसमें आप, अगर आपको इंटरेस्ट है, आपका जुनून है, तो उसी में जाएं आप, है ना। या फिर आप टैक्सेशन में आपको इंटरेस्ट है तो उसमें ही आप आगे अपना भविष्य देखें। सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई ना करें, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें। और मोर यू इम्प्रूव योर लर्निंग, मोर यू इम्प्रूव योर अर्निंग। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी लर्निंग करेंगे बहुत उतनी बढ़िया। आपकी अर्निंग होगी। तो लर्निंग करते रहिए। लर्निंग आपका डेली, एक जिसको कहते हैं ना, जैसे हमारे शरीर का खाना है, भौतिक खाना जो हम खाते हुँ, हैं, हुँ। ऐसे ही आत्मा का खाना वो लर्निंग होना चाहिए, है ना। और तीसरा, भगवान के लिए ज़रूर समय निकालें। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन 5 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। यही मैं बस कहना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया रोहित भाई आपसे बात करके, और फिर कभी आपको बुलाएँगे और आपसे और संगीत के बारे में जानेंगे। ये पीछे फ़ोटो किसकी लग रही है वो तो बताइए मुझे, मेरे को मैं देख रहा हूँ। ये हमारे बिग बॉस हैं, मदन मोहन जी, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, जिनकी कंपोजिशंस की मैं पूजा करता हूँ। तो अच्छा, मदन ये क्या मोहन जी हैं। बहुत, कोई एक कंपोज़िशन एक लाइन गा दीजिए ना इनकी, मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए। ये तो वही कंपोजिशन मैं गा देता हूँ जो आप भी जानते हो। देखो, अभी शायद आपके पॉडकास्ट में ना तानपुरी की आवाज़ नहीं आ रही, वरना और मज़ा आता। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले ए। लेकिन हमारी मुलाकात तो होगी जरूर। मुलाकात ज़रूर होगी सर, वाह क्या बात है, समा बाँध दिया आपने सर मेरे को, मतलब शुक्रिया। आई फील सो ब्लेसेड, मतलब थैंक आप यू। जैसे लोग साथ में हैं, आप जैसे लोगों से जुड़ाव है, प्यार है, लगाव है। एंड जब भी मैं रोहित भाई से मिलता हूँ, बहुत ही ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड अ हम्बल पर्सन, वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन। मैं सभी व्यूअर्स से जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, ज़रूर उनको कहूँगा कि जाकर के रोहित भाई का चैनल ज़रूर विजिट करें। उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे वो जो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ज़रूर आप जाकर के देखिए। थैंक यू सो मच रोहित भाई फॉर ऑल दिस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे। आपको मज़ा आया होगा। हैव एन ऑसम डे। एंजॉय। मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए मेहमान के साथ। थैंक यू। हैव एन ऑसम डे। एंजॉय। बाय बाय।